हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए पिछले एक सप्ताह से लगातार क्लास चला रहे हैं। आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लास की हमने व्यवस्था कर दी है और दोस्तों हमने आगाज कर दिया है। हमने ये सोच लिया है कि इस बार एक गवर्नमेंट सीट पर आप जरूर काबिज होंगे, लेकिन सपोर्ट आपका चाहिए। और अगर आपका समर्थन, आपका सपोर्ट दोस्तों इसी प्रकार से बना रहा तो मैं विजय पूनिया दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर हमारे रास्ते की कोई एक रुकावट है तो वो है कुछ ऐसे टॉपिक जो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए थे 12th में कोविड की वजह से, और उनको हम पढ़ा रहे हैं यहां पर बिल्कुल निःशुल्क। इसलिए दोस्तों मैंने ये सोच लिया है कि आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। और आप भी अगर ये सोच लें कि एक गवर्नमेंट सीट के ऊपर अगर मैं अपना स्थान पक्का कर सकूं तो आपके बीच की रुकावट हम यहां पे बोर्ड के द्वारा हटा देंगे। गवर्नमेंट की एक सीट पक्की होगी, कम से कम 5 लाख रुपए की आप बचत करोगे दोस्तों, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर पर ईयर बीएससी नर्सिंग की फीस 1 लाख रुपए है। और अगर वो पेमेंट आप बचाना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ये मौका मत गवाना। आप नोट्स और अपनी कॉपी लेकर के बैठिएगा और हर एक चीज को नोट कीजिएगा। आपको यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी दी जाएगी। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें। और आपको यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की कक्षाएं मिल रही है और आगामी दिनों में और भी बेहतरीन तरीके से बड़े वीडियोस भी मिलेंगे। और दोस्तों हमने मॉडल पेपर तैयार कर दिए हैं आप लोगों के लिए। हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए मॉडल पेपर तैयार है। इसलिए जिन बच्चों को मॉडल पेपर की जरूरत है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करना। और इसके अलावा आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही यह लिंक सबसे पहले मिलती है। विभिन्न प्रकार के वीडियोस की लिंक आपको मिलती है, पीडीएफ मिलती है, कुछ मॉडल पेपर मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फैला दीजिएगा कि एक ऐसा भी चैनल है जो बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा है। हम हमारे पूरे शेड्यूल का जो टाइम है उसमें से कुछ समय आपके लिए निकाल रहे हैं। आप भी निकालिएगा अपने लिए और एक सीट पर काबिज हो जाइएगा। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो उस दिन मिठाई बटेगी यहां पर भी और कैमरे के उस पार भी। तो इसलिए देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेनेटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और यह दोस्तों आनुवंशिकी का वह टॉपिक है जिससे पर ईयर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आपके 2 नंबर कभी गलत नहीं हो, 2 प्रश्न हमेशा सही हो, तो ये आज की क्लास को जाने मत देना। आज हम बात करेंगे दोस्तों जेनेटिक डिसऑर्डर की। इससे पहले मैं आपको मेंडल के जितने भी नियम थे वो समझा चुका था। एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बचा हुआ है, वो हम जब लिंकेज पढ़ेंगे आगे तब वहां पर समझाने वाला हूं। आज हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर की, यानी आनुवंशिक विकार की। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिएगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, आनुवंशिक रोग है क्या। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा जब बात जेनेटिक शब्द की आती है तो आपको यह जान लेना जरूरी है कि यह ऐसी डिजीज है, ये ऐसे विकार हैं जो जनक से संतान में जाते हैं। और अगर कोई बीमारी, अगर कोई डिजीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है तो ऐसी डिजीज को हम कहीं ना कहीं जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों पिछली बार टर्नर सिंड्रोम के बारे में क्वेश्चन आया था और मुझे लगता ऐसा है कि इस बार भी किसी ना किसी एक जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन आपका मैं गलत होने नहीं दूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडलीय डिसऑर्डर। याद रखना दोस्तों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मेंडलीय डिसऑर्डर याद रखना। मेंडलीय विकार एंड गुणसूत्रीय विकार। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 प्रकार के हैं दोस्तों, क्रोमोसोमल एंड मेंडलीय। ध्यान से सुनना इस बात को। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब पहले जान लो दोस्तों। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उनको कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उनको कहेंगे जो क्रोमोसोम की संख्या के अंदर, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर या तो क्या हो जाए दोस्तों, वृद्धि हो जाए, और या क्या हो जाए दोस्तों, कमी। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, या तो क्रोमोसोम क्या हो जाए, बढ़ जाए, या क्रोमोसोम दोस्तों क्या हो जाए, घट जाए। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर हमारे गुणसूत्र में कोई बदलाव होगा
वो बदलाव अगली पीढ़ी में जाएगा। इसलिए ऐसे डिसऑर्डर किसके अंतर्गत आएंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आएंगे दोस्तों। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? क्रोमोसोम के नंबर के अंदर, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर या तो क्या हो जाए, याद रख लेना, या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या बढ़ जाए या दोस्तों घट जाए। अब देखिएगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की जब मैं बात करता हूं तो आपको मालूम होगा दोस्तों, क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं दोस्तों। क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? टोटल 2 सेट पाए जाते हैं, याद रखना दोस्तों। और प्रत्येक सेट के अंदर एक जो है मैट्रिलल क्रोमोसोम होता है और दूसरा हमारा जो है पैतृक गुणसूत्र, याद रखना दोस्तों। जब मैं बात करता हूं 23 पेयर क्रोमोसोम की, यानी मैं बात कर रहा हूं 46 क्रोमोसोम की, तो प्यारे बच्चों इन 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम में से 22 पेयर क्रोमोसोम जो हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम जो हैं वो दोस्तों किस प्रकार के क्रोमोसोम हैं? सोमेटिक या नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर 1 पेयर क्रोमोसोम, कितना दोस्तों? 1 पेयर क्रोमोसोम जो हैं वो किस प्रकार के क्रोमोसोम हैं? सेक्स क्रोमोसोम है। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान रखना दोस्तों। हमें आपके सपोर्ट और समर्थन की जरूरत है, इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये नॉलेज आपको यूजफुल लगता है, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगती है, अगर आपको लगता है, अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको शेयर करनी चाहिए, ठीक है। हर एक पॉइंट को मैं कवर करवाऊंगा, छोटी डाउट जो है उसे कवर करवाऊंगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं दोस्तों? 1 पेयर। आपको मालूम होगा जब मैं मेल की बात करता हूं, जब मैं किसकी बात करता हूं दोस्तों? मेल की। तो ऐसी परिस्थिति में नर के अंदर दोस्तों एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। अगर मैं फीमेल की बात करता हूं दोस्तों तो फीमेल में दोनों ही होते हैं एक्स एक्स। अब अगर मैं बात करूं सोमेटिक क्रोमोसोम की, तो सोमेटिक क्रोमोसोम या नॉन सेक्सुअल जो क्रोमोसोम है दोस्तों वो मेल एंड फीमेल में काउंट के अंदर जो है सेम रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 44 क्रोमोसोम जो हैं ये मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी बराबर होंगे, समान प्रकार के होंगे। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम हैं, कौन से क्रोमोसोम दोस्तों? सेक्स क्रोमोसोम, ये अलग अलग होते हैं। अब मैं अगर बात करूं आपके सामने ये बात रखूं कि मान लो मेरे या तो सेक्स क्रोमोसोम में या जो सोमेटिक क्रोमोसोम के नंबर में या तो क्या हो जाए कमी या क्या हो जाए वृद्धि, तो बताओ क्या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उत्पन्न होगा? हाँ होगा। तो दोस्तों यहां एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए यहां 2-3 टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहूंगा। अगर वो टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ जाती है तो आपके कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से सुनना बेटा। देखो दोस्तों आपको पता ही है हमारी ये कोशिका है 2n। 2n का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम है। सही कह रहा हूं क्या? 46 क्रोमोसोम है और हर एक जोड़ी के अंदर कितने कितने क्रोमोसोम है दोस्तों? 2-2 क्रोमोसोम है। इसका मतलब यह है, सही बात। अब एक व्यक्ति के अंदर मान लो कि ये 21वीं जोड़ी के 2 गुणसूत्र है और इनके साथ में 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो गई। बताओ 21वीं जोड़ी में अब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 3। और जब दोस्तों 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए, जब कितने गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए? 1 गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए तो उस स्थिति को हम ट्रायोसोमी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, म्यूटेशन में आगे ये पढ़ोगे। ट्राइसोमी क्या है? तो दोस्तों किसी भी जोड़ी में 2 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो? 3। जब कितना एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए? 1। जब कितने गुणसूत्र की वृद्धि हो जाए? 1 की, वो है ट्राइसोमी। बात समझ में आ गई आपके? अब देखिए एक टर्मिनोलॉजी और जान लो। ये टर्मिनोलॉजी आगे आपके काम आएगी डिजीज में, और अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी ही नहीं मालूम है तो दोस्तों दिक्कत होगी। अब सुनिएगा, अब मान लो मेरे पास में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, और उनमें से 1 क्रोमोसोम की कमी हो गई। मतलब हर एक जोड़ी में होते कितने कितने हैं? 2-2 होते हैं। और मान लो कि किसी एक जोड़ी का 1 गुणसूत्र कम हो गया, ये लीजिएगा। तो बताओ अब इस जोड़ी में पहले कितने थे? 2 थे। अब कितना है? 1। 1 को क्या कहते हैं? मोनो। 2 को डाई, 3 को ट्राई। जब एक जोड़ी में 3 हो गए तो ट्राइसोमी, और जब एक जोड़ी में रहने तो 2 थे, 1 घटा तो 1 ही बचा। तो इसलिए इस स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनोसोमी। क्या कहते हैं दोस्तों? मोनोसोमी। बोलो ट्राइसोमी क्या है? ट्राइसोमी का मतलब यह हुआ कि किसी भी जोड़ी में कितना गुणसूत्र एक्स्ट्रा आना? 1। और मोनोसोमी का मतलब
किसी जोड़ी के जो 2 गुणसूत्र थे उनमें से एक गुणसूत्र की क्या हो जाना, कमी। यह क्या है, मोनोसोमी। यह क्या है दोस्तों, मोनोसोमी। याद रखना प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। हमारे पास में एक कायिक गुणसूत्र है 21वीं जोड़ी का, और जब इस 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है तो एक विकार उत्पन्न होता है, एक बीमारी उत्पन्न होती है, और उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। याद रखना, क्या नाम है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। सबसे पहली डिजीज, सबसे पहला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है, डाउन सिंड्रोम। लिख देता हूं एक एक करके, इसलिए आपके नोट्स बनाने में सुविधा रहेगी दोस्तों। एक तरफ मैं लिख रहा हूं कौन सा, डाउन सिंड्रोम, और दूसरी तरफ दोस्तों मैं लिख रहा हूं टर्नर सिंड्रोम, और इसके अलावा इसमें एक होता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इस बात को समझते हुए मुझे बताना कि जब मैं क्लाइनफेल्टर की बात कर रहा हूं या किसकी बात कर रहा हूं, टर्नर की, तो ये दोनों के दोनों सिंड्रोम, ये दोनों के दोनों विकार दोस्तों लिंग गुणसूत्रीय विकार है। याद रखना, ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। किस प्रकार के, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। कौन से बताइए, मानव के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर बात, क्लियर बात। अब जरा एक बात बताना मुझे कि वह कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है जो मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जो मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। बिल्कुल सुनिए दोस्तों, वह क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स। कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स मेल में भी होगा और एक्स फीमेल में भी होगा। ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, नाम टर्नर बड़ा है कि क्लाइनफेल्टर बड़ा है दोस्तों, नाम बड़ा है क्लाइनफेल्टर। एक छोटी ट्रिक बताना चाहता हूं, जिसका नाम छोटा उसमें गुणसूत्र की क्या होगी, कमी, और जिसका नाम बड़ा उसमें एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, वृद्धि। याद रखना प्यारे बच्चों, टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन में तो क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्र कम होगा, और क्लाइनफेल्टर की स्थिति में क्या होगा, एक एक्स गुणसूत्र बढ़ेगा। याद रखना इस बात को। तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। यदि एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाए, ट्राइसोमी, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाए, ट्राइसोमी, तो बताओ इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को क्या नाम देंगे। एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न विकार क्या कहलाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी होगी तो विकार कौन सा होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सही बात है क्या, बिल्कुल सही है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, और अब जो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं ये आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में पूछा गया है। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। आप पेपर उठा के देखना, मैंने टेलीग्राम चैनल में पेपर डाल रखे हैं 19 और 20 के, उस पेपर में देखना आप, टर्नर सिंड्रोम का क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान से सुनो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन था एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी, एक्स क्रोमोसोम की क्या दोस्तों, मोनोसोमी की वजह से कौन सी जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। तो जब एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी होगी मतलब एक्स गुणसूत्र की क्या होगी, कमी, और एक्स गुणसूत्र की कमी से कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम दोस्तों। एक्स गुणसूत्र की कमी से टर्नर, अधिकता से क्लाइनफेल्टर। बात समझ में आ गई आपके, फिलहाल इतना जान लो बस। अब आते हैं डाउन सिंड्रोम के पास में। दोस्तों क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम किस तरह के हैं, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, और डाउन सिंड्रोम जो है दोस्तों ये सोमेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मतलब कि अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। अब अलिंग गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं, टोटल 22 पेयर होते हैं दोस्तों। तो जो 21वां पेयर है क्रोमोसोम का, कौन सा पेयर, क्रोमोसोम का 21वां पेयर, उसमें क्रोमोसोम होने कितने चाहिए, 2, लेकिन कितना एक्स्ट्रा आ जाता है, 1। तो कौन सा सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। तो बताओ डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी, 21वें क्रोमोसोम की। याद रखना 21वें जो क्रोमोसोम की क्या हो जाए, ट्राइसोमी। तो प्यारे दोस्तों इस विकार को क्या नाम दोगे, डाउन सिंड्रोम। याद रखना नाम में
डाउन है, बट यहां क्रोमोसोम डाउन नहीं हो रहे। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि नाम में डाउन लिखा हुआ है तो कहीं क्रोमोसोम डाउन तो नहीं हो रहे। नहीं भैया, नाम डाउन इसलिए है क्योंकि इस सिंड्रोम की खोज बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। इस सिंड्रोम की खोज की थी लैंगडम डाउन ने। किसने खोज की थी दोस्तों? लैंगडम डाउन ने। याद रखना क्या नाम है? लैंगडम डाउन। लैंगडम डाउन ने दोस्तों किसकी खोज की? डाउन सिंड्रोम की खोज की, इसलिए इसका नाम रख दिया डाउन सिंड्रोम। नाम में डाउन है बट क्रोमोसोम डाउन नहीं हो रहे। क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? अप हो रहे हैं दोस्तों। कितना क्रोमोसोम बढ़ रहा है? एक। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ रहा है? 21वीं जोड़ी का, ठीक है, याद रखना। और 23वीं जोड़ी का एक्स बढ़े तो क्लाइनफेल्टर, और 23वीं जोड़ी का एक्स घटे तो टर्नर सिंड्रोम। बात समझ में आई क्या? ट्राइसोमी में कितना क्रोमोसोम बढ़ेगा? एक। और मोनोसोमी में कितना घटेगा? एक। अब दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी कमेंट बॉक्स में चाहिए। दोस्तों पूछना यह चाहता हूं कि नलीसोमी क्या है। क्वेश्चन आपके लिए है कि नलीसोमी क्या है। नलीसोमी की स्थिति में कितने क्रोमोसोम बढ़ेंगे या घटेंगे? एक तो नलीसोमी के बारे में बताओ, और दूसरा मुझे बताओ टेट्रासोमी के बारे में। टेट्रासोमी और नलीसोमी, ये दोनों जो है स्थितियां किस प्रकार की है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है आंसर देना, मैं देखूंगा। अब सुनिएगा, तो बताओ आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समझ में आए कि नहीं आए? जरूर आए होंगे। अब प्यारे बच्चों, अब इन तीनों ही सिंड्रोम के बारे में दो पॉइंट और जान लो। सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहली जानकारी तो आप सुन लो डाउन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों डाउन सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है मंगोलिज्म। क्या बोला जाता है इसे? मंगोलिज्म। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उन्हें मंगोलीय मूर्ख बोला जाता है दोस्तों। फूलिश ऑफ मंगोलिया बोला जाता है, याद रख लेना, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे इससे ग्रसित होते हैं, जितने भी चिल्ड्रन इससे ग्रसित होते हैं, उनकी जो पाम होती है, जो हथेलियां होती है, उसमें क्रीज बन जाती है, एक गहरी खाई बन जाती है दोस्तों। इसके अलावा उनकी जो जीभ होती है, उनकी टंग बाहर की तरफ लटकी रहती है। वो जो ड्वार्फ होते हैं, बोने होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। इसके अलावा दोस्तों डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे स्टेराइल होते हैं। इसका मतलब है नपुंसक होते हैं, वो कभी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण आपको याद हो गए। बच्चे कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे और फुलिश होंगे। इसका मतलब मंद बुद्धि होंगे, उनकी आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होगी। और इसके अलावा स्टेराइल होंगे, गैमिट फॉर्मेशन इनमें नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरी डिजीज के बारे में, और इसके बाद में सेकंड जो डिजीज है दोस्तों वो है टर्नर सिंड्रोम। कौन सी? टर्नर सिंड्रोम। प्यारे बच्चों, जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टर्नर सिंड्रोम की। तो याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण डिटेल आपको बताना चाहता हूं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स गुणसूत्र की क्या होगी? मोनोसोमी होगी। और टर्नर सिंड्रोम से केवल और केवल ग्रसित कौन होती है? फीमेल। कौन ग्रसित होती है? फीमेल। टर्नर सिंड्रोम किस में देखने को मिलेगा? फीमेल में। क्लाइनफेल्टर किस में देखने को मिलेगा? मेल में, याद रखना। लेकिन ये जो फीमेल जिनमें टर्नर सिंड्रोम होता है वो भी कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, प्रजनन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये फीमेल जो है दोस्तों, ये भी गैमीट फॉर्मेशन नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो ओवेरी होती है, इनका जो यूट्रस होता है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। इनमें वेल डेवलप ओवेरी एंड यूट्रस नहीं पाए जाते। किसमें दोस्तों? जिनके अंदर टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला होती है उसमें केवल कितना एक्स गुणसूत्र होता है? एक। तो उसमें कंडीशन होती है 44 प्लस एक्स नॉट या एक्स जीरो। क्लियर बात? अब इसके बाद में तीसरा सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र की क्या होती है दोस्तों? ट्राइसोमी का मतलब है 44 प्लस एक्स वाई। ये तो पुरुष के अंदर क्रोमोसोम होते ही है, लेकिन एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है एक्स।
आप मुझे बताओ, जब किसी मेल के अंदर, किसमें, किसी मेल के अंदर एक अगर एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी तो क्या मेल में फीमेल वाले कैरेक्टर दिखेंगे? क्या मेल के अंदर फीमेल वाले लक्षण दिखेंगे? क्या बिल्कुल दिखेंगे। इसका मतलब नर में मादा वाले लक्षण दिखाई देते हैं। नर में मादा वाले लक्षण दिखाई देने का मतलब है दोस्तों, लड़कों के यानी पुरुषों के स्तनों का विकास हो जाता है। ठीक है, क्या होगा? लड़कों के यानी पुरुषों के स्तनों का विकास हो जाएगा। मतलब वो है तो बालक, है तो पुरुष, लेकिन दिखेगा महिला की तरह। तो कुछ जब एक पुरुष में लक्षण महिलाओं वाले आ जाए तो उसे गायनेकोमेस्टिया बोला जाता है। क्या? गायनेकोमेस्टिया। अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है कि गायनेकोमेस्टिया क्या है, या गायनेकोमेस्टिया किस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। गायनेकोमेस्टिया का मतलब मेल में फीमेल के कैरेक्टर दिखाई देना, और विशेष रूप से मेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड क्या हो जाना, डेवलप हो जाना, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, चूंकि और गायनक शब्द का मतलब ही क्या होता है, आपने सुना होगा हॉस्पिटल के अंदर गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है, जिसे हम स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए गायनेक शब्द का मतलब ही फीमेल से होता है। ठीक, ये बात सभी के समझ में आई? क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति क्या प्रजनन कर सकता है? नहीं। तो ये पुरुष भी पूरी तरह से क्या होगा? बंध्य होगा, नपुंसक होगा। एक तरह से आप इन्हें किन्नर कह सकते हो। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति है उनको आप क्या कह सकते हो? किन्नर। बात समझ में आ गई आपके? अब चलते हैं दूसरी ओर, मेंडलीय विकारों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मेंडलीय विकार। प्यारे बच्चों, आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप दोस्तों इन आने वाले 2 महीने के अंदर अपने आप को साबित कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग आपको इस बात के लिए ताना मार रहे होंगे कि तुझे तो कोविड ने पास करवाया है, तेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, तेरे परसेंटेज तो कोरोना की वजह से इतने बड़े हैं, इतने बने हैं। तो दोस्तों मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। ठीक है, साबित करने का मौका है, अपने आप को सिद्ध करने का मौका है। और दोस्तों अभी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा दिसंबर में, और उस एग्जाम के अंदर आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो सभी के मुंह पे ताला लग जाएगा, और इसलिए यह मौका हाथ से जाने मत देना। ऐसा मौका दोबारा दोस्तों मिलेगा नहीं। अगली बार नीट से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होगा, और नीट में आपको 11th का सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा, वापस 12th का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी का, और जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है दोस्तों। इसलिए अभी तो केवल 12th का ही सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में फिलहाल 12th का ही सिलेबस आ रहा है। मौके को जाने मत देना। अगर आप चाहते हो कि आपके माता पिता का नाम रोशन हो, और आप चाहते हो आपका करियर बहुत अच्छा हो, तो दोस्तों यह सुनहरा अवसर, 2 महीने का समय है। एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिएगा, और हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएंगे फ्री क्लासेस। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने फ्री में मॉडल पेपर तक दिए हैं, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने नोट्स भी फ्री में पीडीएफ अवेलेबल करवाई है। ठीक है, लेकिन अब सभी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है, इसलिए हमने मॉडल पेपर का तो नाम मात्र का शुल्क रखा है, लेकिन जिनको नोट्स चाहिए नर्सिंग के वो हम फ्री में देंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं अगले संडे तक पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे नर्सिंग के फ्री में। जो हम यहां पे ऑफलाइन क्लासें चला रहे हैं उसके नोट्स आपको अवेलेबल होंगे दोस्तों। तो इसलिए यह मौका आप हाथ से जाने मत देना। बात कर रहे हैं हम मेंडलीय विकारों की, बात कर रहे हैं हम यहां पे हाँ जी, तो अब अपन बात कर रहे हैं मेंडलीय विकारों की। देखिए प्यारे बच्चों, मेंडलीय विकारों के अंदर 2 प्रकार के विकार हैं। एक तो दोस्तों
आपको मालूम होगा ग्रेगर जोहान मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने ही ये पहली बार बोला था कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो F1 जनरेशन है उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देता है उसे हम डोमिनेंट बोलते हैं, और जो F1 जनरेशन में प्रकट नहीं होता उसे अपन रिसेसिव बोलते हैं। क्या आपको ये नहीं मालूम? अगर आपको ये मालूम है तो जितने भी मेंडलीय डिसऑर्डर है उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो किस तरह की डिसऑर्डर, डोमिनेंस, और दूसरे किस तरह के, रिसेसिव। तो दोस्तों यहां पर डिजीज दो तरह की है, एक तो डोमिनेंट और दूसरी किस तरह की, रिसेसिव दोस्तों। ठीक है, तो मेंडलीय रोग जितने भी है वो दो टाइप के हैं, एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। दोस्तों कौन से मेंडलीय रोग को आप डोमिनेंट कहेंगे? वह डिजीज जो कौन सी जनरेशन में दिखाई देगी, F1 जनरेशन में, वो डोमिनेंट होगी, और वह डिजीज जो F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देगी उसे अपन रिसेसिव कहेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस में जितने भी मेंडलीय डिसऑर्डर दिए हुए हैं वो सभी किस प्रकार के हैं, रिसेसिव है। तो अगर बाय द वे कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर रिसेसिव है, या किसी डिसऑर्डर का नाम दे दे और पूछे ये रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, तो आप बिना आंसर खोजे जहां पर भी आपको दिख जाए क्या, अप्रभावी, आप उस पे दोस्तों टिक मार्क कर लेना। आपका क्वेश्चन 100% सही होगा, कोई कर सकता नहीं गलत। देखिए दोस्तों, तो अप्रभावी रोग है कौन कौन से? तो देखिए मैं यहां नाम लिखना चाहता हूं। सबसे पहली जो डिजीज है उसका नाम है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। क्या? कलर ब्लाइंडनेस। इसे हम बोलते हैं वर्णांधता। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? वर्णांधता। दूसरी जो डिजीज है उसे हम बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया। इसके बाद में दोस्तों तीसरी जो डिजीज है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, और फिर चौथी जो डिजीज है उसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो आप ही मुझे बताइए कि कितने मेंडलीय विकार है? टोटल 4, और चारों के चारों रिसेसिव है, चारों के चारों अप्रभावी है दोस्तों। एक है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा सिकल सेल एनीमिया, और चौथा है दोस्तों फिनाइल कीटोन यूरिया। अब पहले जो दो हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के बारे में। ये दोनों के दोनों विकार दोस्तों देखिए, कोई भी आनुवंशिक रोग है तो या वो तो क्रोमोसोम में मिस्टेक से होगा या जीन में मिस्टेक से होगा। तो याद रखना ये जितनी भी डिजीज है ये कहीं ना कहीं जीन में परिवर्तन से होती है। सीधी सी बात है, जब हमारे जीन में चेंजेस आते हैं तो ये मेंडलीय विकार देखने को मिलते हैं। ठीक, अब जीन कहां पाए जाते हैं? तो जीन दोस्तों कहां पे पाए जाएंगे? क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे। और क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं? एक तो है सेक्स क्रोमोसोम और दूसरे सोमेटिक क्रोमोसोम। और अगर आपसे कोई कहे कि सेक्स क्रोमोसोम कितने टाइप के हैं दोस्तों, तो दो टाइप के हैं, एक कौन सा है एक्स और दूसरा कौन सा है वाई। तो दोस्तों अगर ये एक्स क्रोमोसोम है, ये मेरे पास में एक्स क्रोमोसोम है, और इस एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है ए, दूसरा यहां जीन है बी, तीसरा है सी, फिर है डी, फिर है ई। तो ये एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन है ये जनक से कहां जाता है दोस्तों? संतति में जाता है। सही बात कह रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान लीजिएगा यहां पर जो ये ए जीन है, ये ए जीन हमारी रेटिना जो होती है उस रेटिना पर कोन का फॉर्मेशन करती है, शंकु का निर्माण करवाती है। आपको पता होगा हमारी रेटिना में सेंसरी सेल होती है, लाइट सेंसरी सेल, जिसमें एक होती है रोड और दूसरी होती है कोन। ठीक है, तो यहां एक जीन है एक्स क्रोमोसोम पर जो कोन का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अब मान लो कि ये जो जीन है ये यहां से या तो डिलीट हो गया या इस जीन में कोई चेंजेस आ गया, तो बताइए क्या ये जीन अपना काम ठीक से करेगा? क्या नहीं करेगा? जब ये जीन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं करेगा तो प्यारे दोस्तों आप मुझे बताना, क्या ये एक तरह का, मैं सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं, क्या ये एक प्रकार का एक्स सेक्स लिंकेज नहीं है? क्या बात को समझना, क्या ये एक्स सेक्स लिंकेज नहीं है? क्या बिल्कुल है। लिंकेज का मतलब होता है दोस्तों सहलगनता। लिंकेज
पहले लिंकेज का आप अर्थ भी जान लें दोस्तों। लिंकेज से यह तात्पर्य है कि जब कोई क्रोमोसोम पर जो जीन उपस्थित हैं उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, और अगर ये क्रोमोसोम के साथ में ये जीन अगली पीढ़ी में किसी लक्षण को ले जा रहे हैं तो इसे हम लिंकेज कहते हैं, और ऐसे जीनों को लिंक्ड जीन कहते हैं। लिंक्ड जीन का मतलब क्या, किसी क्रोमोसोम पर जो जीन है इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है और वो जीन एक दूसरे के साथ साथ अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। किसी क्रोमोसोम पर दो जीन हैं, बहुत ज्यादा कम दूरी पर है, पास पास है, और वो अगली पीढ़ी में साथ साथ जा रहे हैं, तो ऐसे जीनों को लिंक्ड जीन, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। ठीक है दोस्तों, अगर ये जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो और अगली पीढ़ी में साथ साथ जाए तो क्या इसे हम सेक्स लिंकेज कहेंगे क्या, हाँ। इसे क्या लिंग सहलगनता कहेंगे क्या, हाँ। और अगर यही जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो और अगली पीढ़ी में जाए तो क्या इसे हम एक्स सेक्स लिंकेज कहेंगे क्या, हाँ। तो दोस्तों ये जो दोनों डिजीज है, कौन सी, एक कलर ब्लाइंडनेस और एक हीमोफीलिया, इन दोनों डिजीज को उत्पन्न करने वाले जो जीन हैं वो हमारे एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। याद रख लेना कौन से डिजीज की बात कर रहा हूं मैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ये दोनों डिजीज एक व्यक्ति में तब देखने को मिलती है दोस्तों जब हमारे कौन से क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर कौन बनाने वाला जीन, और इसके अलावा दोस्तों हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला जो जीन है उसमें जब कोई बदलाव आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन आ जाता है तो ये डिजीज देखने को मिलती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ये दो डिजीज देखिएगा, सिकल सेल अनीमिया एंड फिनाइल कीटोन यूरिया, ये दोनों डिजीज तब देखने को मिलती है दोस्तों जब बदलाव हमारे सेक्स क्रोमोसोम में नहीं, हमारे सोमेटिक क्रोमोसोम में आता है। तो यह दोस्तों एक प्रकार का सोमेटिक लिंकेज हुआ। तो अगर आपसे पूछे एक्स क्रोमोसोमल लिंकेज का एग्जाम्पल कौन सी डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, और नॉन सेक्स लिंकेज या सोमेटिक लिंकेज का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन यूरिया। हिंदी में बताना चाहता हूं एक्स लिंग सह लगन बीमारियां कौन सी है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, और अलिंग सह लग्न रोग कौन सा है, तो दोस्तों सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन यूरिया। अब हर एक रोग के बारे में कोई आपसे डिटेल में निबंध तो पूछने वाला है नहीं, कारण ही पूछने वाला एग्जामिनर। तो आप कारण के बारे में याद रखो दोस्तों बस, और मैं एक एक लाइन में इन डिजीज के कारण आपको बता देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अपन अगर बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, किसकी बात करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस की। तो प्यारे बच्चों कलर ब्लाइंडनेस का सबसे मुख्य कारण सुन लीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का सबसे मुख्य कारण है हमारी जो रेटिना होती है, इस रेटिना पर पाई जाती है कौन, इस रेटिना पे क्या पाई जाती है दोस्तों, कौन। और अगर ये कौन जो है इसका फॉर्मेशन नहीं हो, ठीक है, रेटिना के ऊपर जो कौन है, रेटिना पर जो शंकु है उनका निर्माण ही नहीं हो, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति में कौन सी डिजीज होगी, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होगी। याद रख लेना हमारी रेटिना पर शंकु बनाने वाला जीन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में शंकुओं का निर्माण नहीं होगा। शंकुओं का निर्माण नहीं होने से व्यक्ति जो है रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा, और जब व्यक्ति रंगों में अंतर नहीं कर पाएगा तब उस बीमारी को हम क्या कहेंगे, वर्णंधता कहेंगे। बात आपके समझ में आ गई होगी। वर्णंधता की स्थिति में व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता, और मेनली कौन से दो रंगों में, याद रखना, एक रेड एंड दूसरा ग्रीन। याद रखना दोस्तों, क्या ये डिजीज डोमिनेंट है क्या, नहीं। क्या रिसेसिव है, हाँ। क्या ये एक्स लिंक से लगन दर्शाती है क्या, हाँ। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। इसके बाद में दूसरी डिजीज की बात करते हैं, और दूसरी जो डिजीज है वो है हीमोफीलिया। क्या नाम है उसका दोस्तों, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया डिजीज के बारे में भी एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हीमोफीलिया डिजीज भी एक्स सेक्स लिंकेज दर्शाती है, क्या, एक्स सेक्स लिंकेज। यह भी डिजीज किस प्रकार की है, एक्स सेक्स लिंकेज दर्शाती है दोस्तों, एक्स लिंग सह लगनता दर्शाती है।
ठीक है। दूसरी बात, हीमोफीलिया डिजीज में क्या होगा? हीमोफीलिया डिजीज में दोस्तों हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला जीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाला जीन एक्स गुणसूत्र से या तो मैं कहूं नष्ट हो जाएगा या उसकी संरचना में बदलाव हो जाएगा, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पाएंगे। क्या नहीं बन पाएंगे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और दोस्तों जब रक्त स्कंदक कारकों का निर्माण नहीं होता है तो क्या ब्लड क्लॉट होगा? क्या नहीं। जब व्यक्ति के बॉडी पर कहीं पे कोई घाव लगेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और प्यारे दोस्तों जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो वह स्थिति ही हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया को दोस्तों ब्लीडर डिजीज भी बोला जाता है। क्या कहते हैं इसे? ब्लीडर डिजीज। जानते हो क्यों कहते हैं इसे ब्लीडर डिजीज? क्योंकि दोस्तों इस डिजीज में व्यक्ति में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मतलब घाव अगर कहीं लग गया तो बहुत ज्यादा रक्त का स्राव होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इसलिए इसे ब्लीडर रोग कहा जाता है। इसी डिजीज को दोस्तों रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि यह डिजीज सबसे पहले इसका जो विश्लेषण किया गया था वो महारानी जो विक्टोरिया थी उसके वंशजों में किया गया था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखना दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज की अगर हम बात करते हैं तो वो है सिकल सेल एनीमिया। दोस्तों सिकल सेल एनीमिया एक्स सेक्स लिंकेज नहीं दर्शाती, ये अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। याद रख लेना किस प्रकार का विकार है? अलिंग गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं यह अलिंग सहलग्न, याद रखना अलिंग सहलग्न और कैसा अप्रभावी विकार है। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सिकल सेल एनीमिया के बारे में। आपके एग्जाम में आप 2017 का पेपर, 2018 का पेपर देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। मैं दो ही बातें यहां बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें सिकल सेल एनीमिया होगा उसमें हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन दोस्तों? बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में चेंजेस आ जाएगा, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में परिवर्तन आएगा। कौन सी डिजीज में? सिकल सेल एनीमिया में। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उस बीटा चेन के ऊपर एक छठे पायदान पर, एक छठे स्थान पर एक अमीनो अम्ल होता है दोस्तों, उसका नाम है ग्लूटामिक अम्ल। और इस ग्लूटामिक एसिड को बनाने के लिए कोडोन होता है जिसका नाम है GAG। एक नॉर्मल व्यक्ति की जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है, एक नॉर्मल व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें GAG कोडोन के द्वारा ग्लूटामिक अम्ल का कूट लेखन होता है। लेकिन दोस्तों जब किसी व्यक्ति में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, किस प्रकार का म्यूटेशन दोस्तों? पॉइंट म्यूटेशन। याद रखना कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण कौन सा आनुवंशिक रोग है? तो दोस्तों ये जो सिकल सेल एनीमिया है जिसे दांत्र कोशिका अरक्तता कहते हैं, ये पॉइंट म्यूटेशन का भी उदाहरण है, बिंदु उत्परिवर्तन का भी उदाहरण है, भूलना मत। और ये जो पॉइंट म्यूटेशन है ये होता कहां है दोस्तों? तो पॉइंट म्यूटेशन होता है दोस्तों GAG, ये एक कोडोन है। इस कोडोन में जो एडिनिन होती है, इस एडिनिन को हटा दिया जाता है किसके द्वारा? याद रखना यूरेसिल के द्वारा। और इस वजह से GAG किस में बदल जाता है? GUG में। और इस वजह से दोस्तों ग्लूटामिक अम्ल तो बनता नहीं और छठे स्थान पे क्या बनने लग जाता है? वेलिन बनने लगता है, जिससे हीमोग्लोबिन की जो सामान्य बीटा चेन है उसके स्थान पर किस प्रकार की हीमोग्लोबिन की चेन बन जाती है दोस्तों? असामान्य। ऐसा होने से क्या होगा कि जो आरबीसी का शेप है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? सिकल शेप। सिकल शेप का मतलब होता है दरांती के आकार का। आपने देखा होगा घास काटने वाली जो दरांती होती है उसके आकार की हमारी आरबीसी हो जाती है। ऐसा होने से हमारे आरबीसी की जीवन अवधि क्या हो जाएगी? कम। और साथ ही साथ आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी भी नहीं करता। जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं करे हीमोग्लोबिन और आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो भी कम हो जाए,
तो उस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। क्या ये आपके तीनों डिजीज समझ में आई क्या? एक बार फिर से देखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस में रेटिना पर क्या नहीं बनेंगे? कोन या शंकु, जिससे व्यक्ति किस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा? कलर में। मेनली कौन से दो कलर में? रेड एंड ग्रीन में। इसलिए इसे रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है, लाल हरा अंधापन भी बोला जाता है। दोस्तों क्या ये एक्स सेक्स लिंकेज डिजीज है क्या? हाँ, एक्स सेक्स लिंकेज रिसेसिव डिजीज है, याद रखना, ये डोमिनेंट नहीं है। फिर बात करते हैं हीमोफीलिया की। दोस्तों हीमोफीलिया को ब्लीडर डिजीज एंड रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। यह भी रिसेसिव डिजीज है, यह भी एक्स सेक्स लिंकेज डिजीज है। इसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की क्या हो जाती है? कमी, जिसके कारण घाव लगने के बाद ब्लड क्लोट नहीं होता, ब्लड का बहुत अधिक श्रावण होता है और जिसके कारण व्यक्ति की डेथ हो जाती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये दोनों जो डिजीज है ये एक्स गुणसूत्र के द्वारा अगली पीढ़ी में जा रही है, आप इस बात को भी मानेंगे। इसलिए ये दोनों डिजीज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दर्शाती है, याद रखना, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कौन प्रदर्शित करता है? तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दर्शाता कौन है दोस्तों? तो वो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। इसे हिंदी में आड़ी तिरछी वंशागति भी कहा जाता है। आड़ी तिरछी वंशागति का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई डिजीज जो है एक मदर से जो है उसकी पुत्र संतति में गई और फिर उससे जो आगे अगली पीढ़ी में गई, या मैं ये कहूं नाना नानी से मदर में कोई डिजीज आई और उससे फिर उसके पुत्र संतति में चली गई। दोस्तों देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा? हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में बदलाव होगा। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में बदलाव किस रूप में होगा? तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के ऊपर छठे पायदान पर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है। ये प्रोटीन की चेन है, प्रोटीन एक तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है, तो उसमें अमीनो अम्ल होंगे। तो हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन है, एक अल्फा और दूसरी बीटा। तो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में एक अमीनो अम्ल होना चाहिए, ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन उस अमीनो अम्ल की जगह कौन सा अमीनो अम्ल बनने लगता है? वेलिन। क्यों बनने लगता है? क्योंकि जीएजी के स्थान पे क्या आ जाता है? जीयू, जी, याद रखना। और इस वजह से आरबीसी का जो रियल शेप होता है वो चेंज हो जाता है और वो आरबीसी कैसी हो जाती है? सिकल शेप हो जाती है दोस्तों। और जिसके कारण आरबीसी का लाइफ स्पान कम हो जाता है और आरबीसी की ऑक्सीजन कैरी की जो पावर है वो भी डाउन हो जाती है। अब हम लास्ट डिजीज पढ़ रहे हैं दोस्तों और उसका नाम है फिनाइल कीटोन यूरिया। फिर जो है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी अपन कल की क्लास में समझेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा इस वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो कि बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान से कर रहे हैं या राजस्थान के बाहर के किसी भी जिले से कर रहे हैं, तो उन सभी का इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा स्वागत रहेगा। आपको ये क्लासें रेगुलर मिलेगी, एक संडे को छोड़ करके ये क्लासें रेगुलर मिलेगी। संडे को हम एक लाइव डाउट सेशन लेके आएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लें। जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर चाहिए, हमारे पास में वर्तमान समय में इन तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लगभग 15 मॉडल पेपर तैयार हैं और टीम 15 और मॉडल पेपर तैयार कर रही है। हमें विश्वास है कि हमारे मॉडल पेपर के बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को यह मॉडल पेपर चाहिए, नाम मात्र की शुल्क में आपको मिल रहे हैं। और मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा और मैसेज करने के बाद में आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं फिनाइल कीटोन यूरिया की। यह भी दोस्तों अलिंग सहलग्न अप्रभावी विकार है। ठीक है, इस डिजीज के अंदर होगा क्या दोस्तों? तो हमारा जो कायिक गुणसूत्र है उसके ऊपर एक जीन होता है जो मेटाबॉलिक, जो जितनी भी रिएक्शन होती है हमारे सेल में उसे कंट्रोल करता है। लेकिन हमारे सेल के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है कंट्रोल करने विशेष प्रकार का जीन होता है और उस जीन के अंदर जब परिवर्तन आता है दोस्तों तो ये डिजीज देखने को मिलती है। इस डिजीज में होगा क्या? देखिए दोस्तों, हमारे पास में एक अमीनो अम्ल होता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड
और ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड दोस्तों अपने व्युत्पन्नों में यानी अपने अवयवी जो घटक होते हैं उनमें कन्वर्ट होना होता है, मतलब कि जो है टायरोसिन में बदलना होता है। तो मुझे फिनाइल एलेनिन को किस में बदलना है? टायरोसिन में। किस में बदलना है दोस्तों? टायरोसिन में। नॉर्मली हर एक व्यक्ति के शरीर में फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड किस में बदलता है? टायरोसिन में। लेकिन जिसके अंदर कौन सी बीमारी है दोस्तों? फिनाइल कीटोन यूरिया, उसका फिनाइल एलेनिन कभी भी टायरोसिन में नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है वो यहां पर क्या संश्लेषित नहीं हो पाता, क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जीन इस व्यक्ति में क्या हो गया है? एक तरह से अप्रभावी हो गया है या नष्ट हो गया कह सकते हो आप। अब देखिए, तो फिर इसका फिनाइल एलेनिन किस में बदलेगा? तो फिनाइल एलेनिन दोस्तों पायरुविक एसिड में बदलेगा। किस में? पायरुविक एसिड में। एंड किस में बदलेगा? कीटोन बॉडी के अंदर बदलेगा। और ये पायरुविक एसिड एंड और कीटोन बॉडी एक तो व्यक्ति के ब्रेन में जाकर के क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे, जिससे व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल है वो डाउन होगा, व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोरी का शिकार होगा। ठीक है। दूसरा, यही जहरीले कीटोन बॉडी एंड पायरुविक एसिड कहां पे जाएगा दोस्तों? हमारी किडनी में, और किडनी से हमारे यूरिन के साथ में बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों जब ये कीटोन बॉडी बाहर यूरिन के साथ आती है तो ऐसी परिस्थिति में यूरिन का कलर भी चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो किडनी है जब इन जहरीले कीटोन बॉडी को बाहर निकालती है बार बार, तो इसकी किडनी भी काम करना बंद कर देती है। मतलब व्यक्ति की किडनी डैमेज हो जाती है, व्यक्ति का ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, और कुछ परिस्थितियों में उस रोगी की मौत भी हो जाती है। यह बीमारी है दोस्तों फिनाइल कीटोन यूरिया। यह डिजीज जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन से रिलेटेड है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करने वाला जो एंजाइम है वो बन नहीं पाता, जिससे फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड किस में बदल जाता है? पायरुविक एसिड में और कीटोन बॉडी में। ये एक तो किस में चले जाते हैं? ब्रेन में। दूसरा किस में जाते हैं? किडनी में, और बॉडी से बाहर त्याग दिए जाते हैं दोस्तों। क्या आपको जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आए क्या? यदि दोस्तों आपको लगता है कि सर हमें बिल्कुल अच्छी तरह से आज जेनेटिक डिसऑर्डर समझ में आ गए, कोई भी अगर प्रश्न हमारे से पूछ लिया तो हम गलत नहीं करेंगे। अगर आपको इस बात का पूरा भरोसा है तो इस वीडियो को जाते जाते लास्ट में आप लाइक जरूर करना। एक बार मैंने जो आज पढ़ाया है इस पर मैं 2-3 प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं और आपके कमेंट बॉक्स में आंसर चाहता हूं। आप सभी आंसर देना दोस्तों। इस कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए। मैंने जो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाई है इनके मुझे आंसर चाहिए। ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। जेनेटिक डिसऑर्डर आपने पढ़े हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आप मुझे बताइएगा, आपने जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले पढ़ा है ब्लीडर डिजीज एंड रॉयल डिजीज। बताइए वह कौन सी डिजीज है जिसे ब्लीडर डिजीज कहा जाता है? मैं केवल क्वेश्चन पूछूंगा और आपके कमेंट बॉक्स में आंसर होने चाहिए। बस आप निर्णय करना कि आप सही कह रहे हैं कि गलत। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे दोस्तों, वह कौन सी डिजीज है जिसमें पायरुविक एसिड टायरोसिन में नहीं बदल पाता? यह क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट कर लेना, आपके जरूर काम आएंगे। वह कौन सी डिजीज है जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दर्शाती है? वह कौन सी? इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं थोड़ी देर बाद में टेलीग्राम चैनल पे देने वाला हूं। वह कौन सी डिजीज है जिसमें 21वें नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है? वह कौन सी डिजीज है जिसमें एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो जाती है? वह कौन सी डिजीज है जिसमें एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है? वह कौन सी डिजीज है जिसमें कोन का रेटिना पर फॉर्मेशन रुक जाता है या कम हो जाता है? याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा। वह कौन सी डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है? इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, जितनी भी सेक्स लिंकेज डिजीज होती है, यानी एक्स लिंग सहलग्न डिजीज होती है, कौन सी एक्स लिंग सहलग्न डिजीज है दोस्तों? तो एक हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांधता।
इन डिजीज के अंदर दोस्तों याद रखना, जो फीमेल पार्टनर होता है वो हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैरियर होता है, याद रखना इन डिजीज का, ठीक है ना। जैसे अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो ये फीमेल जो है, फीमेल के अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया वाला जीन है तो बताइए ये विषम युग्मजी अवस्था में क्या ये फीमेल रोगी होगी क्या? नहीं, ये इस डिजीज को कैरी करेगी लेकिन खुद रोगग्रस्त नहीं होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके पास दोस्तों एक एक्स गुणसूत्र में तो मिस्टेक है लेकिन दूसरा एक्स गुणसूत्र ठीक ठाक है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को सही ढंग से बनाता रहेगा, इसलिए ये इस डिजीज का कैरियर होगा, हीमोफीलिया का, या वर्णंधता का कहोगे तो यहां सी लगा दोगे, ठीक है। दूसरा, तो दोस्तों आप मुझे क्या ये बता सकते हैं एक फीमेल रोगग्रस्त कब होगी? एक्स लिंक सहलग्न डिजीज में, सेक्स लिंकेज डिजीज में। तो एक फीमेल रोगग्रस्त तब होती है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, मतलब इसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया वाले जीन हो या दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर वर्णंधता वाले जीन हो, तभी वो इस डिजीज से ग्रस्त होगी। और जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तब ये इस डिजीज को क्या करेगी? कैरी करेगी। लेकिन दोस्तों अगर मेल की बात करें, नर की बात करें, तो मेल में तो एक्स क्रोमोसोम ही एक ही होता है कि नहीं? तो मेल के अगर एक एक्स गुणसूत्र पर वाई क्रोम जो है एच जीन आ गया, हीमोफीलिया वाला जीन आ गया, तो बताओ इस मेल के अंदर क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। फीमेल में तो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2, तो फीमेल को कोई खतरा नहीं है विषम युग्मजी अवस्था में, लेकिन यहां मेल को काफी खतरा है, इसलिए मेल इस अवस्था में क्या होगा? रोगी होगा। याद रखना ये बात, ठीक है ना। एक ही कंडीशन है मेल के केस में, लेकिन फीमेल के केस में कितनी कंडीशन है? 2। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों एक मेल जो कि एक्स लिंक सहलग्न डिजीज जितनी भी है वहां पर एक फीमेल जो है वो किस कंडीशन में डिजीज को कैरी करती है? कैरियर कब होती है? हेटेरोजाइगस में कि होमोजाइगस में? हेटेरोजाइगस में। और वो डिजीज से ग्रसित कब होगी? होमोजाइगस कंडीशन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जिनको मॉडल पेपर लेने हैं वो तुरंत व्हाट्सएप पर कमेंट करें।